सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम 10वां गद्य पाठ ओजोन विघटन का संकट और इसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। इसे हम देख रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि ओजोन विघटन के कारण या उसके बारे में जो पर्यावरण शास्त्री जो है या पर्यावरणविद जो है उन्होंने खासी चिंता व्यक्त की है कि ये जो इसका विघटन होने से ये विघटन क्यों हो रहा है, विघटन होने के क्या क्या खतरे हैं आदि जो बातें हैं वो बातें उन्होंने बताई है। वही हम इस गद्य में देखने वाले हैं और इसके लिए हमें किस प्रकार सावधानी पूर्वक हमें कदम उठाने होंगे इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। आगे देखिए, आगे यह ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी यहाँ तक कि हम देखेंगे, यह ओजोन एक प्रकार की गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यानी यह एक गैस है। जिस प्रकार ऑक्सीजन भी एक वायु है उसी प्रकार यह भी एक वायु है, गैस है, और वह परमाणु यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसका रंग नीले रंग का है और यह प्रकृति में यानी इनका स्वभाव जो है वह तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए यह गैस बिल्कुल विषैली है, हानिकारक है, क्योंकि वह श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन यही हानिकारक रहने वाली यह गैस वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह ओजोन गैस, आगे देखिए, यह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का एक क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की तरह किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर यह हम देखेंगे कि पहले कठिन शब्द जो है वह है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का अर्थ होता है यानी वायुमंडल का क्षेत्र। स्ट्रेटोस्फियर यानी वायुमंडल का क्षेत्र, या समताप मंडल भी उसके लिए कहा जाता है। समताप मंडल या वायुमंडल का क्षेत्र उसे कहा जाता है। बाद में अवरक्त किरणें, यह अवरक्त किरणें जो है यह सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश में दिखाई देने वाले किरणें हैं। इनकी तरंग लंबाई जो है यह दृश्य प्रकाश यानी दृश्य जो प्रकाश है उनकी किरणों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। सूर्य प्रकाश जो भी है, सूर्य का प्रकाश, उनका 47% हिस्सा यह जो किरणें हैं उन्होंने ले लिया है। संक्षेप में यह अवरक्त किरणें क्या है,
वो मैं आपको मराठी में बता देता हूँ. हे सूर्यप्रकाशात आढळणारे किरण आहे. याची तरंग लांबी ही दृश्य प्रकाश किरणांपेक्षा जास्त असते. सूर्यप्रकाशाचा 47% भाग या किरणांनी व्यापलेला असतो. बाद में है पराबैंगनी किरणें. पराबैंगनी किरणें जिसे अल्ट्रा वायलेट किरण कहा जाता है. बाद में अंतरिक्ष. अंतरिक्ष यानी जिसे मराठी में हम अंतराल कहते हैं. बाद में बाकी कोई कठिन शब्द उसमें नहीं है. अब यहाँ इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं कि यह ओजोन गैस जो है उसकी वजह से धरती पर जीवन, यानी ओजोन की तरह से, ओजोन की वजह से ये जो धरती है, जो पृथ्वी है, इस पर जीवन फल फूल रहा है. धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है. ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में, ये धरती पर जो वायुमंडल है तो उसमें 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह ओजोन का लेयर जो है, ओजोन लेयर जिसे हम कहते हैं, वह दिखाई देता है. और वायुमंडल का एक क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर यानी वायुमंडल का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वह देखने को मिलता है. ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता यानी घनता, इनकी घनता जो है वह धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है. यानी यह ओजोन लेयर जो है वह कहाँ पर है, तो यह धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह देखने को मिलता है. जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है. इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें अभी अभी मैंने बता दिया है, और पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें. पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है. यह किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है. यानी अभी सूर्य से निकलने वाली यह जो किरणें हैं उसमें ताप ज़्यादा होती है, लेकिन ओजोन का लेयर जो है वहाँ से वह फिल्टर होके यह किरणें जो है वह ज़मीन पर आ जाती है, उनकी ताप कुछ कम होती है. फिर आगे देखिए, वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती. यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह पर चली आए तो इंसान के साथ ही जीवन मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है. इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं. जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है. इसलिए इसे ओजोन छतरी के नाम से पुकारते हैं. सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है. विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है. इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही हो रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है. आज परिणाम हम सबके सामने हैं. हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है. भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो. स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है. अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को हम देखेंगे.
अंतरिक्ष का अर्थ मैंने बता दिया है, अंतरिक्ष यानी अंतराल। अवशोषित, अवशोषित का अर्थ है जिसका अंत किया हो। बाद में जीवन मंडल, जीवन मंडल यानी यह पृथ्वी मंडल, पृथ्वी पर जो भी सजीव सृष्टि है उसके लिए जीव मंडल कहा जाता है। छत्री, छत्री यानी छत्री तो यह मराठी शब्द है जिसे हिंदी में छाता कहते हैं, यानी यह छाता। परत, परत का अर्थ है स्तर। बाद में फलती फूलती रही, फलना फूलना यह मुहावरा है। फलना फूलना, फलना फूलना का अर्थ होता है विकास होना। बाद में संसाधन का अर्थ मैंने दिया है कि मानव अपनी सुख सुविधा जुटाने के लिए या अपने फायदे के लिए नैसर्गिक स्रोतों का जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए संसाधन कहा जाता है। अब देखिए हमारे वायुमंडल में अभी आपने देख लिया है कि यह ओजोन लेयर जो है वह पृथ्वी से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा जाता है। सूर्य से निकलने वाली यह नील किरणें जो है, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है, उसे यानी यह ओजोन लेयर जो है वह अवशोषित कर देती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती है। यानी यह डायरेक्ट सूर्य से निकलने वाले जो किरण है उन्हें वह पृथ्वी तक नहीं आने देती है, उनका वह अंत कर देती है, उसका शोषण कर लेती है। यदि यह किरणें बेरोक टोक यानी यदि यह ओजोन लेयर नहीं है, कल्पना कीजिए, और अगर वह डायरेक्टली सीधे वह धरती पर पृथ्वी पर अगर आ जाए तो निश्चित रूप से इस जीवन मंडल पर, इस पृथ्वी पर तमाम जितने भी जीव जंतु है, जो सजीव सृष्टि है, उसका भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में यानी यह अगर डायरेक्टली सीधे वह जमीन पर आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है, तो मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर अनेक तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में हम अगर ज़्यादा धूप होती है तो धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, छाते का इस्तेमाल करते हैं और यह छाता हमारी रक्षा करता है। अगर बरसात होती है तो बरसात से बचने के लिए हम छाते का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार वायुमंडल में यह ओजोन की जो परत है, परत यानी स्तर, या यह ओजोन जो है वह छाते की तरह यह जो घातक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, उनसे हमारी वह रक्षा करती है। इसलिए इसे ओजोन छतरी नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती आ रही है। उसके तले सभ्यता और उसके कारण इस धरती पर, इस पृथ्वी पर यह विकास हमें देखने को मिल रहा है। और विकास की इस अंधी दौड़ में हम लोगों ने जितने भी नैसर्गिक यह स्रोत है यानी जो संसाधन है उसका हम लोगों ने अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। आप खनिजों की बात ले सकते हैं, क्योंकि यह पेट्रोल गैस जो है दिन ब दिन उनकी कीमतें बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनका इस्तेमाल बढ़ गया है। लेकिन उसका स्रोत कैसा है, लिमिट में है। जल स्रोत यह लिमिट में है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं। और इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही हो रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। इन बातों की तरफ हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। आज हम पाते हैं कि ठंड के दिनों में भी बरसात होती है, बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती है, कहीं पर बहुत ही तेज धुआंधार बरसात होती है। यानी ये जो भी है, यह क्लाइमेट चेंज हम जिसे कहते हैं, या पर्यावरण का एक समतोल जो है वह पूरी तरह से बिखर गया है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन जो है वह पूरी तरह से चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो
जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। यानी एक भी ऐसी चीज नहीं है कि उस पर हमारे क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और इसमें यह ओजोन लेयर जो है वह भी अपवाद नहीं है। आगे देखिए, आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी फ्रीज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। यहाँ तक हम पहले देखेंगे। अब यहाँ लेखक जो है, लेखक मिश्रा जी कहते हैं कि हम ओजोन का विघटन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे देखेंगे। या उन्होंने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में यानी रोजमर्रा का हर दिन का हमारा जो जीवन है, उस जीवन में कीटनाशक, बहुत से छात्र यहाँ पर यानी खेती करते होंगे, उनके घर पर खेती होगी, आपको मालूम है कौन सी भी फसल लीजिए उस पर हम अंधाधुंध कीटनाशक जो है उसका स्प्रे हम करते हैं, उसका छिड़काव हम करते हैं। प्रसाधन सामग्री का इस्तेमाल हम कितने करते हैं, दवाएं बनती हैं, रंग रोगन यानी वार्निश वगैरह जो भी वह बनता है। इन सारी बातों को लेकर प्रशीतक, प्रशीतक का अर्थ दिया है फ्रीज। मेरे ख्याल से सबके घर में यह फ्रीज है। एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन, प्रशीतन का अर्थ होता है ठंडा करने की प्रक्रिया। प्रशीतन यानी ठंडा करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए यानी ठंडा करने के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। यानी देखिए 1930 से पहले यह ठंडा करने की प्रक्रिया में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। किस प्रकार की, देखिए उदाहरणार्थ एक गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह यह आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रीज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। यहाँ पर कोई कठिन शब्द नहीं है, सिर्फ यौगिक एक ही शब्द है। यौगिक का अर्थ है दो या अधिक तत्वों से बना हुआ, या जिसके लिए हम संक्षेप में कहेंगे मिश्रण। दो रसायनों का मिश्रण, तीन रसायनों का मिश्रण, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए उदाहरणार्थ यहाँ उन्होंने दिया है
कि यह जो सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया ये गैस जो है वह बड़े तीक्ष्ण थे और वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से यानी लंबे अरसे से उनके विचित विकल्प की तलाश थी, क्योंकि यह सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक था और इसीलिए उनकी जगह दूसरे विकल्प की तलाश थी। और इन कमियों से मुक्त हो इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले ये जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी संक्षेप में उसे CFC कहा जाता है। और यह CFC नामक यौगिक यानी मिश्रण की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। अध्ययन से पाया गया कि यह रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं। क्यों यह एक सर्वोत्तम प्रशीतक यानी ठंडा करने की प्रक्रिया जो फ्रीज है, फ्रीज में हम पाते हैं कि पानी कितना ठंडा होता है, बर्फ हो जाता है, तो यह इन गैसों की वजह से वह पानी ठंडा होता है। एयर कंडीशन जो होता है उसमें भी यह गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह गैस जो है यानी CFC वह रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील है और इसके साथ साथ वह अज्वलनशील भी है। कौन? CFC का मिश्रण। इस तरह यह एक आदर्श प्रशीतक यानी एक आदर्श ठंडा करने वाला रसायन है। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला और प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह जो थी उसकी जगह CFC ने ले ली है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उन्होंने ले ली है। इनसे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक प्रकार की क्रांति आ गई। उसके पश्चात बड़े पैमाने पर अब यह CFC यौगिक यानी उसका मिश्रण जो है उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और घरेलू कीटनाशक, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रीज और एयर कंडीशन में भी इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर इसके पश्चात देखिए CFC यौगिक का एक खास गुण है कि यह नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। यह पानी में भी नहीं घुलता। यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक F.S. रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे। यहाँ पर यानी यह ऑक्सीकरण शब्द है, तो ऑक्सीकरण का अर्थ देखिए। ऑक्सीकरण यानी पदार्थ और ऑक्सीजन के संयोग की क्रिया। कोई भी पदार्थ हो वह और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो भी संयोग की क्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगर इसे आपको समझना ही है तो समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। जो लोहा होता है, लोहा सबको मालूम है, लोखंड, उस पर जो जंग लग जाती है, जंग ज्याला आपण मराठीमध्ये गंज म्हणतो, लोखंडाला गंज लागणे। तुम्हाला बऱ्याच वेळेस म्हटलं जातं मेंदूचा वापर करा नहीं तो त्याला गंज लागेल। तो यह जो जंग लगती है वह यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसे कहा जाता है। बाद में अपघटन का अर्थ होता है समाप्त होना। अब यह CFC यानी क्या आपको मालूम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यौगिकों का एक खास गुण यह है कि यह नष्ट नहीं होते हैं, यानी यह नष्ट नहीं न होने वाला गैस है। इनका न ऑक्सीकरण होता है, जैसे अन्य पदार्थों के बारे में आपको मालूम है ऑक्सीजन और उनकी जो भी पदार्थ है दोनों की क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है।
इसका अपघटन भी नहीं होता है, यानी यह समाप्त भी नहीं होती है, यह पानी में भी नहीं घुलती है, यानी यह जो CFC जो है वह पानी में भी नहीं मिलती है। और यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहले यह सवाल अमेरिका के वैज्ञानिक F.S. रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। फिर आगे क्या होता है देखिए। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि यह यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, लेकिन कुछ ही सालों बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हुई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छीज चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छिजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। अब इस प्रकार अब यहाँ यह जो अमेरिकी वैज्ञानिक जो है F.S. रोलैंड का इस प्रश्न की तरफ ध्यान गया कि यह CFC जो है आखिर इसका क्या होता है, क्योंकि उसको वह पानी में भी नहीं घुलता, वह नष्ट भी नहीं होती है, उसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता है, तो फिर आखिर इसका क्या होता है, वह कहाँ जाती है। इस दिशा में उन्होंने कई वर्षों तक यह अनुसंधान किया, अनुसंधान यानी खोज की, संशोधन किया और उसके पश्चात उन्होंने उनका जो भी उन्होंने खोज की है वह शोध पत्र जो है 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में उन्होंने उसे प्रकाशित किया। तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई, क्योंकि उन्होंने उसके दुष्परिणाम जो बताए थे वह पढ़कर सभी लोगों ने उन्होंने जो निष्कर्ष दिया था कि यह यौगिक धरती की ओजोन परत यानी स्तर, ये ओजोन लेयर जो है उस ओजोन लेयर को यह CFC नष्ट कर चुकी है। शुरू में दुनिया के लोगों ने रोलैंड की बातों की कोई खास अहमियत यानी अहमियत का अर्थ है महत्व, उन्होंने इनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया, उनकी तरफ अनदेखी की। कुछ लोगों ने तो उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास यानी मजाक भी की, आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। लेकिन उसके पश्चात कुछ ही सालों के बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे, यानी यह बहुत ही पुराना समय नहीं है, 1985 अब 20 चल रहा है, यानी 35 साल पहले की बात है। ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हुई। ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जो सर्वे किया, वह जो टीम है उन्होंने रोलैंड की बात जो है वह सही बताई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि
अध्ययन करके बताया कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छीज चुकी है। छीजना यानी क्षय होना, घट जाना, यानी हानि होना, नुकसान होना, इस अर्थ में। तो यह ओजोन जो है, ओजोन की लेयर जो है उसकी परत काफ़ी उसका क्षय हो गया है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस जो है, उन्होंने जो भी चित्र भेजे, उन चित्रों ने भी रोलैंड की बात की पुष्टि की है। ब्रिटिश टीम जो है जिन्होंने सर्वे किया था, उन्होंने पूरी दुनिया को चेताया है, सावधान किया है, आगाह किया है कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन यानी ओजोन का जो विघटन होता जा रहा है, ओजोन का लेयर कम होता जा रहा है, इसे अगर हम लोगों ने नहीं रोका तो ओजोन का यह लेयर छिजने के कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे अगर धरती पर आ जाएगी तो तापमान में बड़ी वृद्धि होगी। और इतना ही नहीं तो अनेक तरह के त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं वह पूरी दुनिया में फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। इस प्रकार उन्हें यानी यह जो उसके दुष्परिणाम है वह दुष्परिणाम उन्होंने बताए हैं। ठीक है, या हम रुकते हैं, बाकी जो है अगली तासिका में हम देखेंगे।